नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक बच्चों मैं आप लोगों को कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल में आप लोगों को बता चुका था। कूलॉम्स लॉ के बारे में बता चुका था कि कूलॉम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अब हम आगे जो आज की क्लास है, इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक जो रहेगा बच्चों, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। अब सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कि क्या है कि एक चार्ज है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट करता है, एक ऐसा एरिया कंडक्ट करता है, बनाता है, जहां तक कि ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं। यानी क्या होगा कि एक जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, कोई सा भी चार्ज हो, अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया कंडक्ट करता है जहां तक कि हमें उसका क्या दिखाई देता है, इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट दिखाई देता है तो ये इफेक्ट किस तरीके से लगाता है, तो हमको मालूम है ये इफेक्ट जो है इसका, ये इफेक्ट मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और इलेक्ट्रिक जो फोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मे बी पॉजिटिव और मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी एक चार्ज जो है वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा अगर चार्ज आता है तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा। मतलब किस तरीके से कि वो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि क्या चार्ज बॉडीज सभी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सी बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉडी है और एक चार्ज मेरे पास यहां पर प्लेस्ड है। अब ये चार्ज मेरे पास यहां पर प्लेस्ड है, अब इस चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ के इस बॉडी के ऊपर अगर हम बोल देते हैं कि कितना नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0। समझ पा रहे हो, नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0। तो क्या ये बॉडी उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है? इसके पास तो अपना चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर इसके चार्ज का अमाउंट हो जो है हम वो बोल देते हैं कि उसके पास क्यू चार्ज है और उसके पास जो है नेट चार्ज कितना है, 0। अब अगर नेट चार्ज उसके पास 0 है तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कर सकता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ मैथमेटिकली तरीके से अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो कूलॉम्स लॉ का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। अब Q1 Q2 क्या था, तो Q1 Q2 एक्चुअली क्या है, दोनों के ऊपर प्रेजेंट चार्ज है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो पहले बॉडी के ऊपर या इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव मतलब Q, और इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। यानी यहां पर Q और इसके ऊपर 0, तो इसका पूरे का होल इफेक्ट कितना आ जाएगा, 0। यानी क्या ये बॉडी, क्या ये मटेरियल किसी इस तरीके से बॉडी के ऊपर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकती है? हम जब मैथमेटिकली तरीके से इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं लगा सकती, लेकिन जनरली बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है। अभी कैसे लगाती है, तो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में या पहले के क्लासेस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, इंडक्शन एक प्रोसेस होती है। तो देखिए, अब इंडक्शन हमारे सामने किस तरीके की प्रोसेस होती है उसको हम समझते हैं। तो इंडक्शन की प्रोसेस को अगर समझते हैं तो हमें मालूम है कि ये जितने भी हमारे पास दुनिया के जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे मटेरियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बने होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मतलब ये होता है कि जितने इस एक मटेरियल के अंदर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे की क्वांटिटी में क्या होते हैं, सेम होते हैं, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इस मटेरियल के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 है। अब नेट चार्ज अगर 0 है तो यहां पर हमने देखा कि नेट चार्ज 0 है तो कूलॉम्स लॉ लगना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज इंडक्शन।
अब ये प्रोसेस क्या होती है, इंडक्शन। तो इंडक्शन एक प्रोसेस इस तरीके की होती है, जो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहां पर इनके चार्जेस को इंड्यूस्ड करता है या पोलराइज्ड कर देता है। अब पोलराइज्ड क्या कर देता है, तो ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पर आ जाएंगे, मतलब इसके करीब आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से। अभी भी यहां पर नेट चार्ज 0 है, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप पहला का वीडियो देखिए, फिर यहां से काफी अच्छे से आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। तो अब क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, टोटल अमाउंट में भी अभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल है, नेट चार्ज 0 है। लेकिन यहां पर आप क्या देखोगे, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। अब ये नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन करेगा। हालांकि दोनों के पास अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है, दैट डिस्टेंस इज r1, और यहां से इतनी डिस्टेंस हम मान लेते कितनी है, वो डिस्टेंस है r2। अब देखिए आप बता सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पर कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगा, कोई एक बॉडी जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 है वो अट्रैक्ट होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को, देखिए ये फिनोमेना इसलिए मैंने आप लोगों को बताया या समझाने की कोशिश करी है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि जो हमने पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी चीज को रब करते थे, मतलब चार्ज करते थे, तो वो कागज के या छोटे छोटे लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो क्यों अट्रैक्ट करता था, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या होता था कि जैसे ही वो अट्रैक्ट, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते थे, किसी बॉडी को चार्ज करते थे, तो वो सामने वाली अनचार्ज बॉडी को पोलराइज्ड तो कर देता था। अब पोलराइज्ड होने की वजह से ये जो सरफेसेस पास है, हमेशा अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से रिपल्शन होगा। और यहां पर देख सकते हैं अट्रैक्शन के बीच में यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो कम है, और जो रिपल्शन वाली जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स वाली जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है वो ज्यादा डिस्टेंस है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा हो जाता है और रिपल्शन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वो छोटे छोटे कागज की बॉडीज क्या हो रही थी, उस चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर क्या फिनोमिना है, तो थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, धीरे धीरे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रिलेट करता हूं। तो ये हमने एक इंडक्शन की प्रोसेस देखी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी चार्ज मटेरियल किसी अनचार्ज्ड या जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, अब अट्रैक्ट कर सकता है इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर सकता है। मैं इसे यहां पर रफ कर देता हूं। तो हमने देखा कि क्या कर सकता है, एक फोर्स क्रिएट कर सकता है। तो अब यहां पर फिर से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक चार्ज जो होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जो अपने अराउंड क्या कर सकता है, एक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और उस फील्ड के अंदर जैसे कोई दूसरा चार्ज जाएगा या कोई मटेरियल जाएगा, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, या कुल मिला के कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स हमने पढ़ चुके हैं, उस फोर्स को उसके ऊपर डेवलप करेगा, दिखाएगा, या हम बोल सकते हैं कि अपना इफेक्ट दिखा रहा है। किसके रूप में, फोर्स के रूप में। अब फोर्स के रूप में अपना इफेक्ट दिखा रहा है, तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, उस चारों तरफ के एरिया को, उस स्पेस को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली बच्चों फील्ड का मतलब क्या होता है, तो फील्ड का बेसिक मतलब क्या होता है, स्पेस। अच्छा, यहां तक मैं अभी उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। मैं आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर से समझिएगा, तो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये चीज तो समझा कि जैसे कि यहां पर एक चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट होगा, ठीक है, एक ऐसा स्फेयर के रूप में 3D में। अब क्या होगा कि जैसे चार्ज उस एरिया में आता है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज उसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगा। हो सकता है ये इसके ऊपर रिपेल करके वापस अपने एरिया से भगाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है अट्रैक्ट करके अपने और डीप एरिया में खींचने की कोशिश करे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उनकी कंडीशन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन। ये खैर ये बातें मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। अच्छा, अब लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या हुआ कि जब हमने ये देखा
कि इस फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। लेकिन जनरली जब हम ये जानते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स अप्लाई कैसे होता है। जब न्यूटन ने हमें बताया तो फोर्स अप्लाई कैसे होता है, फोर्स हम लगाते कैसे हैं, फोर्स काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस तरीके से पुश करके आगे दिखा सकता हूं और ऐसा पुल करके इसको खींच सकता हूं। यानी कि जब मुझे इसको क्या करना है, अपनी जगह से खसकाना है, हिलाना डुलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ा कि इसको पुल और पुश करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके ऊपर एक कांटेक्ट लगाना पड़ा। यानी जब मैं इस मटेरियल को आगे धकाना चाहता हूं या खींचना चाहता हूं तो मुझे एक चीज जरूरी है और वो है कांटेक्ट। यानी विदाउट कांटेक्ट के मैं क्या कर सकता हूं, इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हमने हमारे मन में एक थ्योरी क्या बनाई थी, हमने हमारे मन में यह सोचा था कि हम जब भी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के लिए कांटेक्ट जरूरी है। अब कांटेक्ट जरूरी, जैसे रेल का इंजन क्या होता है कि अगर इतनी बड़ी रेल को धक्का के ले जा रहा है तो हर एक डब्बा क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है। रेल का इंजन उन डब्बों के कांटेक्ट में होता है और रेल का इंजन एक फोर्स लगाता है और वो फोर्स भी हम देख सकते हैं कि क्या है, उनके बीच में कांटेक्ट है। और उस कांटेक्ट की वजह से ही क्या हो रहा है बच्चों, तो उस कांटेक्ट की वजह से ही वो ट्रेन क्या कर पा रही है, अपने इंजन के पावर की वजह से उसको खींचते हुए ट्रेन को आगे ले जा रही है। तो हमने हमारे और भी हमने हमारे चारों तरफ हमने देखा कि हम जब चलते हैं तो अगर हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो हम क्यों आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जमीन से क्या कर सकते हैं हम, जब हमारे पैर से जमीन को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। मतलब क्या है, फिर से जमीन और हमारे पैरों के बीच में क्या हो रहा है, एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। एक कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ पा रहे हैं। साइकिल अगर चल रही है तो साइकिल का पहिया जब आगे चलता है तो जमीन को पीछे की तरफ पुश करता है और साइकिल आगे बढ़ती है। इस तरीके से जब वो क्या होगा, तो यहां पर ये साइकिल का पहिया है तो ये पीछे से जमीन को पीछे ऐसा पुश करेगा और ये खुद आगे बढ़ता है। तो हमने ये देखा कि फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट जरूरी है। अब कांटेक्ट जरूरी, लेकिन जब हमने इतना समझने लगे थे, लेकिन हमारे सामने एक दूसरा वर्ड भी आया। दूसरा वर्ड हमारे सामने किस तरीके से आया कि जब मैंने क्या करा, इस पेन को जैसे ही मैं छोड़ता हूं, ठीक है, यहां से जैसे मैंने इसको यहां से छोड़ा तो हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब जैसे हमने ये देखा कि यार अर्थ ने इसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ ये इस तरीके से खींच रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से ही तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अर्थ इसके ऊपर कैसे फोर्स लगा रही है। क्यों? क्योंकि हमको कोई ऐसा दिखता तो है नहीं कि धरती माता ऐसा हाथ निकाल रही है और इसको खींच के अपनी तरफ ले जा रही है। हमें ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं दिखा। तो इसलिए हमने फील्ड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से, मतलब फोर्सेस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर दिया। एक फोर्स ऐसा जो विदाउट कांटेक्ट के लगाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, और एक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो विदाउट कांटेक्ट काम करता है। और जो विदाउट कांटेक्ट जो फोर्स काम करता है वो फोर्स कौन डेवलप कर सकता है, तो वो फोर्स डेवलप कर सकता है फील्ड। अब ये जरूरी नहीं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ग्रेविटी अगर यही काम करेगी तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ये काम कर सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट हम भी देखेंगे कि मैग्नेट भी क्या होता है, दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाता है और हमें कहीं भी कॉन्टेक्ट दिखता नहीं है। अब यहां पर हम ये चीज तो समझ में आ गए थे, लेकिन फिर भी हम एक इमेजिन करना चाहते थे। हम क्या करना चाहते थे, अपने आप में एक इमेजिन करना चाहते हैं कि यार वो फोर्स एक्चुअली काम कैसे करता होगा। तो देखिए अब यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमारे पास हमने ये चीज देखी है कि ये जो फोर्स होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा था, वो हमें दिखता तो है नहीं। अब आप इसको मैं अगर छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं तो क्या है कि एक गुफा है, उस गुफा के मुंह पे क्या हो रहा है, एक स्पाइडर ने अपना वेब क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके मुंह पे अपना वेब क्रिएट कर लिया। अब वेब क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद क्या होता है, तो वो इंसेक्ट जो होता है, वो इंसेक्ट वो उस वेब को देख नहीं पाता, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख पाते, लेकिन वो होता तो है, वहां प्रेजेंट तो है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उड़ते हुए वो इंसेक्ट उस वेब से टकराता है, तो जैसे इंसेक्ट उस वेब से टकराता है तब क्या होता है, तो वेब उस
मकड़ी को या हम उस स्पाइडर को कुछ इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देगा कि हाँ उस फील्ड में कोई आया। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी उस वेब के जरिए, क्योंकि वो जो उसके धागे हैं उस धागों के जरिए एक सिग्नल जाएंगे किसके तक, स्पाइडर तक, और वो स्पाइडर क्या करेगी, उन सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी। सबसे पहले वो सिग्नल क्या बताएगा कि यार वो जो इंसेक्ट है, ठीक है, कोई ना कोई उस जाल से, उस वेब से क्या हुआ है, टकराया है, कोई इंसेक्ट आया है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्या हो रहा है कि एक चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक वेव क्रिएट करता है। ठीक है, और जैसे ही दूसरा चार्ज उस वेब के पास आता है, ठीक है, अब दूसरा चार्ज उस वेब के पास आता है तो इस सोर्स चार्ज के पास, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, जो मेन चार्ज जिसने वेब क्रिएट करा है उसके पास एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल, पहला सिग्नल क्या आता है कि हाँ कोई आया। अब कोई आया, फिर दूसरा ये सोर्स चार्ज क्या करता है, पूछता है कि भैया वो मेरी जाति का है या अलग जाति का है। मतलब मेरी जाति का मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो वो पूछता है कि आने वाला चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करता है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या करता है, अपनी वही वेव को और लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है, मतलब लंबा कर देता, बढ़ा देता है। तो वो अपने वेव को बढ़ा देगा, तो बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वो रिपेल कर जाएगा, ठीक है, दूर चले जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर वही चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, वही चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वेव एक ऐसा क्रिएट हुआ जो इसको डेवलप करके, और वो वेव इसको इस तरीके से घुमाते हुए, मतलब उसके ऊपर रोल करते हुए उस चार्ज के पास ले जाएगा। उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो क्या है, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जो मैंने समझाया है इसी को सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखने की कोशिश करवाई है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is space around the charge. Electric field is space around the charge where its effect can be experienced. खैर आगे आप एक लाइन जोड़ सकते हो, experienced by other test charge. ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज आप लोगों के लिए यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि साथ ही साथ में देखिए मैं इंटेंसिटी भी बताता हूं। द इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग वीक, वी आर कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे बच्चों, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर है एक्चुअली हमारे पास एक चार्ज। अब यहां पर है हमारे पास चार्ज, वो है दैट इज कैपिटल क्यू। और ये क्या है कि कैपिटल क्यू है तो ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, अपनी वेव्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो एक दूसरा चार्ज जो है, मान लो यहां पर आया दूसरा चार्ज जो है हमने कैपिटल क्यू माना, तो क्या होगा कि अगर ये इसके ऊपर क्या करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाएगा। वो डिपेंड करता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्शन। ठीक है, खैर इतनी बात आप समझते हो। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने इस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगा, और वो इफेक्ट क्या होगा, और वो इफेक्ट होगा इसका क्या, फोर्स। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चार्ज ने, देखिए ये सीक्वेंस याद रखिएगा, चार्ज ने क्या किया, क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर क्या आ रहा है, एक फोर्स लग रहा है या उसका इफेक्ट लग रहा है, और वो इफेक्ट क्या है, एक्चुअली फोर्स। आई बात सभी को समझ में। और उस फोर्स, जो जितना फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज को यहां रखने की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या होगा, इस फील्ड का इफेक्ट होगा, और उस फील्ड के इफेक्ट को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों पूरा सीक्वेंस वाइज समझना आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। सबसे पहले चार्ज ने क्या क्रिएट किया, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा, और उस फोर्स के इफेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
चलिए अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस हैं। तो इस चार्ज को जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों? तो उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है। और ये जो दूसरा चार्ज है हमारे पास जो इस फील्ड में आ रहा है, इसका नाम हमने रखा टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअली क्या करते हैं, हम इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहां पर इसका स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। दैट चार्ज इज सोर्स चार्ज, और स्मॉल क्यू को मैं यहां पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो ये चीज आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा खिचड़ी वाला डायग्राम दिख रहा है, तो मैं इसको रफ करके अब एक सिंपल फॉर्म में डायग्राम बनाता हूं। अब आप लोग उम्मीद है कि समझ जाएंगे। क्या समझेंगे कि यहां पर ये वाला जो चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज है सोर्स चार्ज, और यहां पर इसके फील्ड में आ रहा है एक टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो दैट इज सोर्स चार्ज एंड दैट इज क्यू, और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारे पास आर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए अब क्या हुआ, तो ये चीज हमको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे। लेकिन अब हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज, जब क्या हो रहा है कि कोई चार्ज किसी के फील्ड में घुसता है, ठीक है, यानी ये इसके इस तरीके से इस फील्ड में घुसा, तो इस फील्ड में क्या है, तो इस फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास। लेकिन इसके ऊपर इसका इफेक्ट कितना बनेगा, इसके ऊपर इसके फोर्स का इफेक्ट कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए ये हमने फिर कुछ प्रैक्टिकल कर करके देखे। किस तरीके से प्रैक्टिकल करके देखे हमने क्या करा कि सबसे पहली बात तो फिर से समझने की कोशिश करना। एक सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब जब इस चार्ज को मैं इसके पास लाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज को जैसे ही मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को, यानी ये टेस्ट चार्ज है, लाया, मैंने देखा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो कितने न्यूटन का लग रहा है, तो वो हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का लग रहा है। अब 10 न्यूटन का लग रहा था, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स, और इसके ऊपर चार्ज कितना था, तो इसके ऊपर चार्ज था 1 यूनिट। अब 1 यूनिट चार्ज था, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था 10 यूनिट का। ठीक है। अब मैंने क्या करा, सेम इतने ही जगह पर अब 2 यूनिट चार्ज कर दी। अब 2 यूनिट जैसे ही मैंने इसके ऊपर चार्ज 2 यूनिट करे, उसी का फील्ड, उतनी ही डिस्टेंस, तो इसके ऊपर फोर्स जो 10 यूनिट का लग रहा था, अब 20 यूनिट्स का लगने लगा। जैसे ही मैं 3 चार्जेस यहां पर ले आता हूं, तो इसके ऊपर 30 यूनिट का। यानी कुल मिला के हमें एक चीज ये समझ में आई कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वजह से लग रही है। एक, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना क्रिएट किया है, और दूसरा इसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है। अगर इसके ऊपर हम जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ाते जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू भी क्या होते जाती है बच्चों, बढ़ते जाती है। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो यहां पर ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। ठीक है। तो अब यहां पर हम आगे देखते हैं। तो अब इसीलिए हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर समझना, द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q, ठीक है, कीप्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा चार्ज जो अपना जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E। अब इस Q के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो हमने ये चीज देखा अभी हाल, हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर ही रहा है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू के ऊपर, और साथ ही साथ सोर्स चार्ज के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्रिएट कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वो आएगा इस टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी, और साथ ही साथ में इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है वो। ठीक है। तो यहां से हम E की वैल्यू अब निकाल सकते थे। E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते थे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तो दैट इज F अपॉन में Q0। Q0 टेस्ट चार्ज है, लेकिन Q भी लिख सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई।
ठीक है, तो ये चीज समझिए ना कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने किसके जरिए निकाला बच्चों, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमने निकाला किसके जरिए निकाला, तो दैट इज टेस्ट चार्ज। कहां से, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो मेन है, फिर से समझिएगा, इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला किसके बेस्ड पे दिख रहा है, टेस्ट चार्ज के बेस पे दिख रहा है, जबकि सोर्स चार्ज कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोर्स चार्ज की क्वांटिटी कितनी थी इस फॉर्मूले में हमें कहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, साथ ही साथ में उस चार्ज की वैल्यू कितनी है। जब ये दो चीज अगर हमें पता चल जाएगी तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके चार्ज की वैल्यू कितनी है, साथ ही साथ में वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चार्ज ने इतने डिस्टेंस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर उसी डायग्राम को अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों के लिए डायग्राम यहाँ पर ये बना के रखा था, इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो इफ द सोर्स चार्ज Q, जो कि हालांकि उस डायग्राम में मैं बता चुका था, फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बार और से बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये था हमारे पास सोर्स चार्ज और दैट चार्ज इज टेस्ट चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान रहे हैं, स्मॉल r। ठीक है, ये क्या करेगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट लगेगा और उस इफेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, जनरली फोर्स बोलेंगे। ये कहानी, ये पिक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर होते जा रही है। चलिए बहुत अच्छा। अब वही चीज को लिखा हुआ है, इफ द सोर्स चार्ज इज Q प्लेस्ड एट डिस्टेंस R देन द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। अब कुलॉम्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कुलॉम्स लॉ हम यूज क्या कर सकते हैं कि एक ये चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो हमारे पास कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब एक बार ये वाला Q, एक बार वो वाला Q, इजी था। अच्छा, ये भी हमारे पास फोर्स है और एक फोर्स, ठीक है, ये इनके बीच में कुलाम फोर्स लग रहा है और एक फोर्स हमने अभी हाल देखा था, ये इंटेंसिटी की वजह से ये लग रहा था। सेम वही फिनोमिना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फोर्स और कुलाम वाला जो फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ये वाले फोर्स, यानी दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम दोनों को रख सकते हैं एक दूसरे के आमने सामने। मतलब हम लग सकते हैं F इज इक्वल टू QE था, तो यहाँ पर QE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब एक Q से एक Q यहाँ पर कैंसर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास एक और बना, जो क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला जो था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास, वो क्या था, वो ये था E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, और एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। फिर से एक बात और याद रखना, दिस फॉर्मूला या बोथ द फॉर्मूले ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बच्चों, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों ही। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बदल जाता है तो ये फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में हमने पॉइंट चार्ज को ही लेके किया। अच्छा, अब दोनों फॉर्मूले अगर बोले सर दो फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो फिर से यहां पर समझना, ये फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूले में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम, कि हम गए एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में, हमें नहीं पता कि सोर्स चार्ज कहां है, कितनी दूर रखा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं इस रूम में आया और इस रूम में आते से ही मुझे क्या पता चल रहा है कि यार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज कहां पर है, वो दूसरे कमरे में कहीं और है, लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं यहां पर नापना चाहता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे ऊपर फोर्स का इफेक्ट कितना लग रहा है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लाके बस यहाँ पे रख दूंगा और उस टेस्ट चार्ज का मैं क्या नाप लूंगा, फोर्स नाप लूंगा। और फोर्स नापने के बाद उस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस कमरे के अंदर उस चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है वो हम काउंट कर पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। जबकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि सोर्स चार्ज कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से डेवलप हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा इस फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन अगर ये फॉर्मूले के साथ में देखें तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ये चार्ज आ रहा है और दैट चार्ज इज सोर्स चार्ज। यानी यहां पर क्या होगा कि अब अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है तो इस बार मुझे टेस्ट चार्ज कितना है उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो मुझे चाहिए हमारे सोर्स चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है और कितनी डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू तब भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या सोर्स चार्ज प्लस हमारे पास कितनी डिस्टेंस है अगर वो है तो हम तब भी हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो फॉर्मूले बने। उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि हम किसी फील्ड में जाएंगे, हमारे ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, उस फोर्स एक्सपीरियंस्ड फोर्स को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन अब क्या करना चाहते हैं, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम इस फॉर्मूले से खैर कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन हम इसे और इजी करना चाहते हैं और आसानी से समझना चाहते हैं। तो और आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक छोटा सा इस फॉर्मूले को अगर आप गौर करें तो यहां पर क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर फोर्स और यहां पर है चार्ज। अगर इस चार्ज की वैल्यू में 1 कर दूं, 1 यानी 1 यूनिट कर दूं, तब उस केस में आप लोग क्या देखोगे कि E इज इक्वल टू क्या हो गया, F। अब यहां पर मैंने चार्ज क्या कर दिया, तो Q की वैल्यू 1 कर दी, मतलब चार्ज को क्या कर दिया, यूनिट चार्ज ले लिया। अब यूनिट चार्ज ले लिया तो उस समय पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, तो उस यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है कि कहीं पर अगर मेरे पास यूनिट चार्ज ले गया तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा और वही फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये हमने एक इसकी अच्छी बढ़िया सी डेफिनेशन बनाई। तो इस बेसिस पे जब हमने इसकी डेफिनेशन बनाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या बनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां पर 1 कूलाम हम चार्ज ले सकते हैं, 1 माइक्रो कूलाम ले सकते हैं, 1, लेकिन जो भी लेना है हमको यूनिट में लेना है। ठीक है, 1 जरूर आना चाहिए। टेस्ट चार्ज कीप एट दी दैट लोकेशन। याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन की आती, उस पॉइंट की आती। अगर कहीं से अगर आप खसक जाओगे वहां से उस पॉइंट पे, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन की है तो दूसरी जगह पर जाकर 10 न्यूटन पर कूलाम की है और दूसरी जगह पर जाकर वही चेंज हो जाएगी। तो उस लोकेशन की होती है, उस पॉइंट की होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है बच्चों काफी अच्छे से आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। आप चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अब आगे क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हमने ये चीज देखी कि हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ पर फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये तो कौन सी क्वांटिटी है, तो Q चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्शन अलोंग द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ये बात याद रखना, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसी ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली है। ठीक है, चलिए तो वही चीज लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ E
ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है और सोर्स चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स उस डायरेक्शन में लेना, तो उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। टेस्ट चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उसके हिसाब से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होगी। ठीक है, ये चीज। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ ई। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, तो जब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, तो हमें निकालना है यूनिट ऑफ ई, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ एफ, यानी फोर्स की यूनिट हमें लिखना है, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो वो कुलाम, या फिर हम इसको और अलग क्या लिख सकते हैं, कुलाम को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो न्यूटन कुलाम इनवर्स या न्यूटन पर कुलाम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। तो डायमेंशंस क्या होगा, तो इसी तरीके से हम इसके डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो ई के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होगा, इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है mLT-2। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का बच्चों बेसिकली अगर आप देखोगे तो चार्ज एक्चुअली क्या होता है, जो करंट हमारे पास होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो करंट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, तो करंट होता है Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां से मैं चार्ज की वैल्यू इसको इधर ले आऊं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास IT, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। तो यहां पर करंट को हम एक्चुअली एम्पियर से मेजर करते हैं और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम ही आएगा। यानी हम नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, तो नीचे की तरफ हम लिख सकते हैं AT, A यानी एम्पियर और T मतलब टाइम। अब जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास E का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा ML, तो एज इट इज ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां तक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है बच्चों, मेरा जो आज का मोटिव था क्लास पढ़ाने का कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। बच्चों इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से नॉलेज अगर धीरे धीरे और बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर गेन करते हो चलोगे, तो मैं आपको पक्का गारंटी दे रहा हूँ, आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा भी आने वाला है, आपका बहुत अच्छा स्कोर कार्ड भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही साथ में आप आगे जब नीट वगैरह की नीट की एग्जाम्स दोगे तो इसमें बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।